वेलकम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी किस पर, जो हमारे पास था क्या, लार्मर आवृत्ति। इस पर हमने बात की थी। लार्मर आवृत्ति क्या थी कि एक एटम था, उस पर यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे थे जो कि लंबवत उसके लगा रहे थे हम, ये एटम था, इस एटम के लंबवत यानी कि क्रॉस से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे थे। और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाने की वजह से जो उसकी फ्रीक्वेंसी में, जैसे कि ओमेगा नॉट इलेक्ट्रॉन है वो ओमेगा नॉट से घूम रहा था और बाद में वो ओमेगा से घूम रहा था, तो इन दोनों का जो अंतर था ओमेगा माइनस की ओमेगा नॉट, उसको हम डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यही क्या कहला रहा था, लार्मर आवृत्ति। इसके बाद हेडिंग डालो, चुंबकीकरण एवं चुंबकन की तीव्रता। नेक्स्ट हेडिंग है उसके बाद चुंबकीकरण एवं चुंबकन की तीव्रता। देखो, चुंबकीकरण का मतलब क्या है। चुंबकीकरण कि एक एटम है इस तरह से, उसमें इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथ में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, तो आवेश है वहां पर कैसी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। तो गतिशील अवस्था में है इसलिए वहां पर जब भी कोई भी आवेशित कण गतिशील अवस्था में होगा तो वहां पर कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होगा। और यदि चुंबकीय क्षेत्र है तो उसके दोनों ध्रुव होंगे एंड एंड एस, यानी कि नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा, उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि वहां पर कौन होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्योंकि द्विध्रुव है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी हो जाएगा। और चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे, म्यू से। तो म्यू इक्वल टू कितना आता था, करंट इनटू एरिया, इस तरह से निकाल देते हैं हम कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, अब वहां पर इलेक्ट्रॉन है दो प्रकार से गति कर रहा था, एक तो कक्षीय गति कर रहा है और एक तरह से इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी लगातार इस तरह से घूर्णन कर रहा है। तो वहां पर एक तो कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है और एक होता है प्रचक्रण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। एक तो कक्षीय होता है और एक प्रचक्रण होता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो, एक पदार्थ है, उस पदार्थ के अंतर्गत कई सारे परमाणु होंगे और उसमें उन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जो कि रैंडमली किसी भी दिशा में क्या हो सकता है, व्यवस्थित हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है, वो इस तरह से रैंडमली किसी भी दिशा में बना सकते हैं। तो उस पदार्थ का जो नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना होता है, शून्य, क्योंकि एक की वजह से दूसरा कैंसिल आउट हो जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक पदार्थ का एक पर्टिकुलर, यहां पर तो हम बात कर रहे हैं परमाणु पर, जबकि एक पदार्थ कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो एक परमाणु का ये रहा, दूसरे का ये रहा, तो एक की वजह से दूसरे का अपोजिट है, परमाणु समान है, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पदार्थ का जो टोटल क्या म्यू है, यानी कि समेशन ऑफ म्यू है, वो कितना हो जाएगा, शून्य। लेकिन इस पदार्थ पर हमने क्या लगा दिया भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र। पहले लगा रहे थे हम विद्युत क्षेत्र, अब यहां पर बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की। इस पदार्थ पर हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो क्या होंगे, ये सभी की सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे, संरेखित। इस तरह से इनकी स्थिति हो जाएगी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सभी इस तरह से संरेखित हो जाएंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में पदार्थ का जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होगा, मतलब नॉट इक्वल टू शून्य होगा। ठीक है, अब चुंबकीकरण ये तो क्या कहलाएगा कि उसमें लगातार इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसकी वजह से कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीकरण। कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हमने उस पर लगा दिया, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उसका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, वो नॉट इक्वल टू शून्य हो जाएगा, क्योंकि सभी एक दिशा में संरेखित हो जाएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाला नहीं होगा वहां पर, तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होगा। तो इसी को हम बोल देते हैं यहाँ पर चुंबकीकरण, मैग्नेटाइजेशन। और चुंबकन की जो तीव्रता होती है, चुंबकन की तीव्रता, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम पहले विद्युत ध्रुवण के बारे में बात कर रहे थे, कैपिटल पी वो क्या होता था, स्मॉल पी अपॉन वी, यानी कि एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण ही विद्युत ध्रुवण कहलाता था। कहां पर, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, विद्युत ध्रुवण। ये क्या था, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या है ये, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सेम इसी तरह से ही है कि स्मॉल कैपिटल एम है वो कितना होगा, एकांक आयतन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एकांक आयतन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और v आयतन हो गया, तो कैपिटल M इक्वल टू कितना हो जाएगा, एकांक आयतन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और कभी कभी इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं उसी के संगत, जैसे यहाँ कैपिटल P और स्मॉल p था, इसी तरह से कैपिटल M और स्मॉल m अपॉन v, तो वो हो जाएगा चुंबकन की तीव्रता। क्या हो जाएगा ये, चुंबकन की तीव्रता। क्या बोलेंगे इसको, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, चुंबकन की तीव्रता। इसके बाद आपके पास है चुंबकीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट जो हेडिंग है इसमें क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। जैसे काई, आप वहां पर भी काई को पढ़ रहे थे, तो काई क्या था कि P प्रोपोर्शनल E और P इक्वल टू म्यू नॉट काई E, इस तरह से आ रहा था। तो वहां पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहला रही थी ये विद्युत प्रवृत्ति। यहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए क्या है कि यहां पर जो M है, कैपिटल P की जगह कैपिटल M आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू होगा H के। M है वो प्रोपोर्शनल होगा H के। H क्या है यहाँ पर, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र में क्या रिलेशन होता है, एक तो ये होता है और एक ये होता है। इसको बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय प्रेरण भी बोल देते हैं इसको, चुंबकीय क्षेत्र, या इसको बोल देते हैं हम चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण बोल सकते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम चुंबकन क्षेत्र। इन दोनों में रिलेशन होता है B इक्वल टू होता है म्यू एच, पढ़ा होगा आपने, B इक्वल टू म्यू एच, इस तरह से पढ़ा होगा। हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ा होगा आपने एक इस तरह का 12th में, इस तरह से आपने एक कर्व पढ़ा होगा, हिस्टेरेसिस कर्व, चिड़िया टाइप का जो आता था वहां पर 12th में, वो यहां पर है नहीं, लेकिन वो इससे रिलेटेड होता था B और H में। B और H में हम इसको ग्राफ को खींचते थे, हिस्टेरेसिस कर्व बोलते थे इसको, B इक्वल टू म्यू एच। तो यहाँ पर ये चुंबकन क्षेत्र होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, इन दोनों में रिलेशन कितना होगा, B इक्वल टू म्यू एच से। तो यहाँ पर M प्रोपोर्शनल होता है H के, और M इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा काई और H, और काई को ही हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो पहली हेडिंग डाल दी आपने, चुंबकीकरण एवं चुंबकन की तीव्रता। उसमें लिखे परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉनों का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है चुंबकीय आघूर्ण पदार्थ में अनियमित रूप से फैला हुआ रहता है। जो रैंडमली है ये अनियमित रूप से, इसको बोल रहे हैं मतलब दिशा में इनकी फिक्स नहीं है, किसी भी दिशा में हो सकता है वो। चुंबकीय आघूर्ण पदार्थ में अनियमित रूप से फैला हुआ रहता है जिससे पदार्थ के आयतन में चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य प्राप्त होता है। पदार्थ के आयतन में चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक की वजह से दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा, रैंडमली है। लेकिन जब पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण किसी विशिष्ट दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तब पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण किसी विशिष्ट दिशा में संरेखित हो जाते हैं जो कि पदार्थ में
परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं, जो कि पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात पदार्थ चुंबकित हो जाता है, अर्थात पदार्थ चुंबकित हो जाता है। मतलब इस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सभी एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे, तो उसमें चुंबकीय करण के गुण आ जाएंगे, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा उसका, पदार्थ चुंबकित हो जाता है। यह प्रक्रिया चुंबकीकरण कहलाती है, यह प्रक्रिया चुंबकीकरण कहलाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, एकांक आयतन में उपस्थित एकांक आयतन में उपस्थित परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को एकांक आयतन में उपस्थित परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। चुंबकन की तीव्रता ब्रैकेट में लिख देना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इसे सामान्यतः कैपिटल एम के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे सामान्यतः कैपिटल एम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः चुंबकन तीव्रता कैपिटल एम इक्वल टू म्यू अपॉन बी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन बी, इस फॉर्मूले को लिख दें। यहां नीचे लाइन लिखना, यहां म्यू अथवा स्मॉल एम, यहां म्यू अथवा स्मॉल एम परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करते हैं। यहां म्यू अथवा कैपिटल स्मॉल एम परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करते हैं। चुंबकन तीव्रता का मात्रक हेडिंग डाल दो उसको, चुंबकन तीव्रता का मात्रक डैश करके लिखना। कितना होगा चुंबकन तीव्रता का मात्रक? चुंबकन तीव्रता जो है स्मॉल एम अपॉन वी, स्मॉल एम कितना होता है, इसका मात्रक होगा करंट इनटू एरिया होता है, तो एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, और अपॉन में आयतन है तो कितना हो जाएगा मीटर क्यूब, जिससे कि हमारे पास जो मात्रक बचेगा एम्पियर पर मीटर बचेगा। किसका मात्रक है ये? कैपिटल एम का मात्रक। लिख दो इसको, कैपिटल एम का मात्रक है ये। तो ये कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है भाई, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कितना उसमें एक ही दिशा में संरेखित हुए। कोई जरूरी नहीं है इतने आयतन के सभी उसी में संरेखित हो जाएं, वो किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ कौन सी प्रकृति का है। आपने पढ़े होंगे पदार्थ की प्रकृति, चुंबकीय प्रवृत्ति में मेनली पढ़े होंगे आपने, ये प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, ये यहाँ पर भी है, इनको भी पढ़ना है आगे। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब उनमें से होकर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। अनुचुंबकीय, इनमें से होकर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाती हैं और चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर उनके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया, चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएंगे। जबकि लोह चुंबकीय में क्या है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो चुंबकीय बल रेखाएं इनमें से गुजर रही हैं, और साथ के साथ अगर उनको हटा दिया तब भी उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रह जाते हैं। जैसे जो आपकी चुंबक होती है वो एक तरह से क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ ही है वो, ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप चुंबक के पास आलपिन को ले जाना, थोड़ी देर लगाकर रखना उसको 5-10 मिनट की समथिंग, अब उस चुंबक उसको आलपिन को किसी लोहे की कील के पास ले जाना है, लोहे की वस्तु के पास ले जाना, तो उसमें भी क्या आ जाते हैं चुंबकीय गुण। तो मतलब क्या रहा कि एक लोहे की पिन थी, उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र के पास रखा था, तो उसमें खुद के क्या आ गए, चुंबकीय गुण आ गए। चुंबक को हटा दिया था, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रह गए।
तो इस तरह से वो पदार्थ आल्पिन है वो क्या है, एक तरह से लो चुंबकीय पदार्थ, मतलब वो जनरली किसकी बनी होती हैं, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, लो चुंबकीय पदार्थ ही होती हैं। तो इस तरह से ये ताप पर डिपेंड नहीं करता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की प्रकृति ये ताप पर डिपेंड करती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए आपने पढ़ा होगा क्यूरी का नियम, किसका नियम, क्यूरी का नियम पढ़ा होगा, C = C/T, कितना, जो इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो C/T पर इस वाले फॉर्मूले से दी जाती है, और लो चुंबकियों के लिए chi = C/T - Tc, यहाँ क्यूरी टेम्परेचर है और ये क्यूरी कांस्टेंट है। इस तरह से क्यूरी का नियम है और ये वाला कहलाता है क्यूरी वाइस का नियम। इस तरह से इनको देते हैं, पूरा पढ़ेंगे इनको आगे, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डाल दो चुंबकीय प्रवृत्ति काई, चुंबकीय प्रवृत्ति काई। देखना, जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र H में, चुंबकन क्षेत्र लिखना, जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र H में रखा जाता है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। पदार्थ में चुंबकन तीव्रता, पदार्थ में चुंबकन तीव्रता, ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल M, चुंबकन तीव्रता है, चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है, चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होती है, अर्थात M प्रोपोर्शनल H और M इक्वल टू कितना आ जाएगा, काई H, इस तरह से M इक्वल टू काई H। यहां काई जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो क्या है, यहां काई चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है, यहां काई चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है, जो कि विमाहीन होती है। पहले पढ़ाया था काई कैसा होगा, विमाहीन, क्यों, क्योंकि इसका मात्रक भी एम्पियर पर मीटर होता है, इसका भी मात्रक एम्पियर पर मीटर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे कि ये विमाहीन बचेगा, मात्रकहीन बचेगा। काई चुंबकीय प्रवृत्ति है जो कि विमाहीन होती है यदि H इक्वल टू 1 एम्पियर पर मीटर का, सेम मात्रक होते हैं इनके, एम्पियर पर मीटर का अगर हमने चुंबकन क्षेत्र लगाया तो उस स्थिति में M इक्वल टू क्या है, काई। तो इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि 1 एम्पियर पर मीटर का या इकाई मान का चुंबकन क्षेत्र लगाने पर उसमें उत्पन्न चुंबकन तीव्रता ही क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति। कि आपने एक इकाई मान का चुंबकन क्षेत्र बाहर से लगाया किसी पदार्थ पर और उसमें कितनी चुंबकन तीव्रता उत्पन्न हो रही है, कितना उसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, कैपिटल M कितना हो रहा है उसमें, वही क्या कहलाएगी, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति। नाम पर ध्यान देना, ये चुंबकन क्षेत्र है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति है, वहां पर विद्युत प्रवृत्ति थी ये, और M चुंबकन तीव्रता है, ठीक है। M क्या है, चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं इसको। तो लिखें इसमें, यहां तक लिख देना इसको, यदि H इक्वल टू 1 एम्पियर पर मीटर तब M इक्वल टू काई, उसके बाद लिखना अर्थात एकांक मान के चुंबकन क्षेत्र के द्वारा, अर्थात एकांक मान के चुंबकन क्षेत्र के द्वारा प्रेरित चुंबकन तीव्रता, एकांक मान के चुंबकन क्षेत्र के द्वारा प्रेरित चुंबकन तीव्रता चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि ये भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इसका मान भी चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उसमें, क्योंकि प्रवृत्ति किस पर नेचर डिपेंड करती है, नेचर उस पदार्थ पे करेगी, वो प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय या फिर लो चुंबकीय है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
देखो तो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे होती है, खुद सोचो। वे चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब उनके एंटी हैं, तो उसके लिए जो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति है वो लेस देन 0 होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी एवं अत्यल्प होगी, ऋणात्मक एवं अत्यल्प। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों में से वो होकर निकल जाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, तो इनके लिए जो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो धनात्मक होगी एवं अत्यल्प होगी, धनात्मक होगी लेकिन अत्यल्प होगी। और तीसरी है लो चुंबकीय पदार्थों के लिए, कि लो चुंबकीय पदार्थों में से हम चुंबकीय बल रेखाओं को गुजार रहे हैं, तो उनके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, उन चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी उनमें चुंबकीय कोण रह रहे थे, तो यानी उनके लिए भी क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं को खुद में से होकर गुजरने देती हैं, इसलिए इनकी भी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक है एवं कैसी है, अत्यधिक है, धनात्मक एवं अत्यधिक है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, धनात्मक एवं अत्यधिक। तो लिखें इसमें फर्स्ट पॉइंट, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान ऋणात्मक एवं अत्यल्प होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान ऋणात्मक एवं अत्यल्प होता है तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। सेकंड पॉइंट लिखना, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक तथा अत्यल्प होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक एवं अत्यल्प होता है। एवं यह ताप पर निर्भर करती है, एवं यह ताप पर निर्भर करती है, एवं ताप पर निर्भरता को, एवं यह ताप पर निर्भर करती है तथा ताप पर निर्भरता को क्यूरी के नियम के द्वारा दिया जाता है, तथा ताप पर निर्भरता को क्यूरी के नियम के द्वारा दिया जाता है। क्यूरी के नियम के द्वारा दिया जाता है, अर्थात काई इक्वल टू C/T। इस तरह से लिख दो कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर अनुचुंबकीय पदार्थों की जो प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान घटता हुआ जाएगा। जहां जो C है वो क्या कहलाता है, क्यूरी नियतांक, क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी नियतांक। थर्ड लिखना, लो चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक एवं अधिक होता है। लो चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक एवं अधिक होता है। अत्यधिक लिख दो या अधिक लिख दो। तथा यह भी ताप पर निर्भर करता है, तथा यह भी ताप पर निर्भर करता है, एवं ताप पर निर्भरता को क्यूरी वाइस के नियम के द्वारा, एवं ताप पर निर्भरता को क्यूरी वाइस के नियम के द्वारा दिया जाता है। अर्थात इस तरह से लिख दो, C तो है क्यूरी कांस्टेंट, और TC है क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया कि चुंबकीय प्रवृत्ति है अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगी, कहीं ऋणात्मक होगी, कहीं धनात्मक होगी, कहीं धनात्मक प्लस में अत्यधिक होगी। तो इस तरह से प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीयों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर हमने बात की। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।